तो लास्ट टाइम हम लोग डायमेंशन कर रहे थे, है ना? यस सर। वही देख रहा हूँ कहाँ चला गया तुम्हारा डायमेंशन। ये है क्या? सर एग्जांपल्स करे थे बहुत सारे। हाँ, पर अब दिखाई नहीं दे रहे। और ये लाइट हो गया बहुत, इसलिए ही होगा। सर तो लेक्चर 1 है। एक- ये किए थे डेरिवेशन वाले, है ना? ये किए थे मैंने, ये लास्ट टाइम पूछे थे आप लोगों को। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। आप लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स कर लिया है? सिग्निफिकेंट फिगर्स? यस सर। सर यहाँ आपने नहीं करा है। हाँ, मैंने नहीं कराई, पर वैसे कर लिए आप लोगों ने। केमिस्ट्री में भी तो है वो। नो सर ना सर। केमिस्ट्री वाले सर ने करा है, बस मैंने कर रखे हैं। तो करा दूं आप लोगों को, या कर लोगे? यस सर। सर करा दो आप। करा दो सर, एक बार उसमें ही तो दिक्कत है सर। चलो ठीक है। और डार्क कर लो इसे। यस सर। सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये ऐसे नंबर ऑफ डिजिट हैं जिसमें हमें कॉन्फिडेंस होता है। ये नंबर ऑफ डिजिट्स हैं in which we have confidence, या जो रिलायबल है, प्लस वन अनसर्टेन डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ, ये एग्जाम्पल समझते हैं। अगर हमने कोई डायमीटर मेजर किया सेंटीमीटर में, सपोज ये आ रहा है 12.45 सेंटीमीटर। कोई भी हमने ये मेजरमेंट लिया, सपोज किसी सर्कल का ये डायमीटर निकाला हमने 12.45 सेंटीमीटर। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो हम देखेंगे, हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आ रही हैं।
और आ रहा है क्या अभी? तो इसमें जो ये फर्स्ट थ्री है ये तो फिक्स है, 1 2 4 ये तो बिल्कुल यही होंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ये जो 5 सेंटीमीटर है, अगर इसको हम और एग्जैक्ट मेजर करें तो ये ऐसा हो सकता है, और ज्यादा इस डिजिट के से अगली डिजिट भी मेजर करें तो हो सकता है ये ऐसा आ रहा हो, 12.448 या 12.447। तो ये जो 47 है ये अप्रोक्सीमेटली 5 आ गया है हमारा यहाँ पे। मतलब ये जो लास्ट डिजिट है इसे हम अनसर्टेन कहते हैं, क्योंकि अभी ये और भी एग्जैक्ट इसका रिजल्ट आ सकता है। तो 12.45 में से देखो 1 2 3, ये तीन तो वो डिजिट है जिसमें कॉन्फिडेंस, और एक लास्ट वाली को हम अनसर्टेन डिजिट कहते हैं, क्योंकि हम इसको फर्दर और मॉडिफाई कर सकते हैं। लेकिन हमारे अगर हमें ये गिवन है 12.45, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने लिखेंगे हम? 4। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमारे यहाँ पर 4 हैं, 1 2 3 4। इनके जो रूल्स हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, कैसे फाइंड करते हैं। तो रूल नंबर 1, फर्स्ट रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मीन्स कोई भी नंबर हो, अगर इसमें सब नॉन जीरो है तो कोई डाउट ही नहीं है, ऑल आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि 28.67, सपोज कोई ऐसे हमें नंबर्स गिवन है, इसमें ऑल नॉन जीरो है, तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हुए? 4। अगर 131.81, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? नॉन जीरो है तो टोटल काउंट कर लेंगे, 5। तो 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हुए। जब तक नॉन जीरो है तब तक कंफ्यूजन ही नहीं है हमें, जितने भी डिजिट हैं सबको काउंट करके उतने सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाते हैं। सेकेंड रूल, तो ये फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल एकदम, दिस इज वेरी सिंपल रूल। ऐसे रूल नंबर 2 देखें, ऑल जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरोस। नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि 300.08, सपोज ये कोई नंबर है, तो इसमें हम देखेंगे 3 और 8, दो नॉन जीरो, इसके बीच में ये जीरोज आ रहे हैं, तो ये सारे सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। 5 हो जाएगा। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए।
100.09। तो इसमें टोटल 5, इसमें भी 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो मतलब आसान है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मान लो ऐसा हो 20.01। 4। तो इसमें भी 2 नॉन जीरो, इसके बीच में जितने भी जीरो हैं, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो 4 सिग्निफिकेंट हो गए। नेक्स्ट रूल देखते हैं। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट but to the left of an understood decimal point are not significant। इसका मतलब क्या हुआ? अगर मेरे पास कोई नंबर है 12800, तो इसमें डेसिमल नहीं है, मतलब डेसिमल अंडरस्टूड वाला है, इसके बाद हम मान सकते हैं डेसिमल है, गिवन नहीं है। तो ऐसे नंबर में ये वाले लास्ट वाले जो जीरो हैं, टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट से पहले, जो कि अंडरस्टूड है नहीं एक्चुअल में, यानी लास्ट में जो खाली जीरोज हैं, तो ये इनसिग्निफिकेंट है, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। तो इसलिए नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे इसमें? 3 ओनली। थ्री सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसी तरह अगर 480000, तो इसमें ये जो डेसिमल नॉन जीरो के बाद है और ये अंडरस्टूड डेसिमल है, ये ओनली 2 सिग्निफिकेंट डिजिट कहलाएंगे। लेकिन अगर ये मेजरमेंट है, इसके आगे कुछ यूनिट लगी हुई है, तो ये सिग्निफिकेंट हो जाते हैं, जैसे कि 12800 सेंटीमीटर, सपोज ऐसा लिखा हुआ है, तो ये सब सिग्निफिकेंट हो जाएंगे, जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो ये कितने हो गए? 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। 3800 सेकेंड। ये क्योंकि मेजरमेंट आ गया, तो इसमें अब 4 4 सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। हाँ, तो बेसिकली इसके रूल हमें याद रखने हैं, और कोई बात नहीं है। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी बताओ मुझे। नो सर। सर हाँ, तो अभी कुछ और रूल्स हैं, अब वो देखते हैं। एक बार इसको नोट करो आप लोग, देखो जरा।
सर हो गया नोट। ओके। रूल नंबर 4 देखते हैं। आ जाओ भाई साहब, कहाँ चले गए? नंबर 4, ये पेन कभी कभी नाराज हो जाता है बीच में। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए नॉन जीरो डिजिट but to the left of a decimal point. Are significant. कोई याद तो नहीं रहे भाई साहब? हाँ, ये लेट से आए काफी लोग, है ना? All zeros to the right of a non-zero digit but to the left of decimal point are significant. इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल, ये डेसिमल पॉइंट लगा दिया। डेसिमल पॉइंट से पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद वाले जीरो, लेकिन डेसिमल पॉइंट लगा हुआ है अगर, तो वो सब सिग्निफिकेंट हो जाते हैं। इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 5। 5 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे? 5 होंगे सर। 5 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। तो क्योंकि नॉन जीरो के बाद जीरो, लेकिन उसके बाद डेसिमल लगा हुआ है। एकदम आसान रूल। नेक्स्ट रूल देखते हैं। ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट दे आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि 236, सपोज ये कोई क्वांटिटी लिखी हुई है, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट है? 3 सिग्निफिकेंट। यस सर।
अब मैं अगर इसको लिख दूं 236.0, डेसिमल के बाद जो भी जीरो आएगा वो सारे सिग्निफिकेंट में सिग्निफिकेंट। काउंट होंगे। अब होगा 4 सिग्निफिकेंट। अब कितने हो गए? 6। 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पे हमने जीरो नहीं लिखा तो 3 थे, यहाँ जीरो लिख दिया तो 6 हो गए। तो ये 3 वाले और 6 वाले में डिफरेंस क्या हुआ? इन दोनों में मतलब बेसिकली क्या डिफरेंस हुआ, बता सकते हैं क्या? डेसिमल आ रहा है। ये डेसिमल तो आ ही रहा है, पर इस क्वांटिटी और इस क्वांटिटी में सर वो एक्यूरेट है, ये प्रिसाइज है। सर एरर वो है फिर भाई। एक्यूरेट है सर। नहीं, टर्मिनोलॉजी में नहीं जाएंगे, पहले समझ लें एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब ये है कि जो फोर्थ वाला डिजिट है इसमें हमें पता नहीं है क्या है, फिफ्थ डिजिट भी हमें पता नहीं है फर्स्ट वाले में क्या है, लेकिन इसमें हम सर्टेन है कि 236 पॉइंट तो हो गया, आगे 000 लग रहा है। सपोज ये क्वांटिटी सेंटीमीटर है, इसको भी सेंटीमीटर लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 236 सेंटीमीटर। अब डेसिमल लग रहा है या नहीं लग रहा है हमें पता नहीं है, और अगर डेसिमल लगा दें तो उसके बाद क्या डिजिट आएगा ये भी हमें पता नहीं है इसमें। यानी 236.1 भी हो सकता है, 236.2 सेंटीमीटर भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमें पक्का पता है कि 236 के बाद 3 डिजिट तक सर्टेनली 00 है, कोई मेजरमेंट नहीं आ रहा, उससे छोटा मेजरमेंट आ सकता है, इसलिए इसमें 6 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 4 और 5 रूल देखो, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? नो सर। नेक्स्ट रूल देखते हैं। ऑल जीरोस to the right of a decimal point but to the left of a non-zero digit are not significant। इसका मतलब क्या हुआ? all zeros to the right of a decimal point but to the left of a non-zero digit। अगर ऐसा लिखा हो 0.267 सेंटीमीटर, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट हुए? 3। 3। और अगर ऐसा लिखा हो 0.0267 सेंटीमीटर, अब इसमें भी कितने 3 है। सर सिग्निफिकेंट हुए? 3।
3। हाँ, डेसिमल के पहले वाला तो ऐसा नहीं काउंट करना, डेसिमल के बाद और नॉन जीरो डिजिट के पहले जो भी जीरो है, क्योंकि वो पोजीशन बता रहे हैं खाली, तो इसलिए इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ही होंगे। कितने होंगे? सर 2। 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये रूल भी आसान है, यानी डेसिमल और नॉन जीरो के बीच वाले जो जीरो हैं उन्हें काउंट नहीं करना है, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट नहीं है, बल्कि वो फर्स्ट डिजिट जो है उसकी पोजीशन बताते हैं कि डेसिमल के कितने बाद है, इसलिए ये वाले जीरो काउंटिंग में नहीं लेते हम। नेक्स्ट रूल देखते हैं। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जो आपने पांचवा लिखा है ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट, वो सिग्निफिकेंट है, और इसमें जो नीचे सिक्स पार्ट है उसमें भी आधा जो लिखा है बट से पहले वाला सेम नहीं है? इसमें डेसिमल के बाद जीरोस ले रहे हैं, इससे पहले ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो डिजिट है ना। सर एक बार सिक्स पॉइंट दोबारा समझा दो। एक मिनट यार, ये क्या हो गया? ये तो यहाँ पे देखते हैं, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। डेसिमल के बाद वाले, इससे पहले तो नॉन जीरो डिजिट होनी चाहिए इसमें, ये रूल अलग है। और इसमें क्या है, इसमें जो डिजिट हमारा शुरू हो रहा है वो डेसिमल और के बाद जीरो है, फिर डिजिट शुरू हो रहा है, इससे पहले यहाँ कोई नॉन जीरो डिजिट नहीं है। तो जो डेसिमल के बाद जीरो लगे उसके बाद से पहला कोई नॉन जीरो डिजिट आता है, तो उसमें इस जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, समझ में आया? सर अभी भी सेम कंफ्यूजन है। ये लिखा है ना ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। सर ये फिर पहले क्यों लिखा है ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट? ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ ए डेसिमल पॉइंट, यानी डेसिमल पॉइंट के बाद जितने जीरो हैं वो सारे सिग्निफिकेंट हैं। उससे पहले तो नॉन जीरो डिजिट आ रहा है ना इस रूल में, और इस रूल में तो नॉन जीरो ही डेसिमल के बाद ही शुरू हो रहा है, उस जीरो के बाद ही नॉन जीरो शुरू हो रहा है। इसमें और इसमें बहुत अंतर है, डेसिमल से पहले इसमें नॉन जीरो डिजिट है। यहाँ पे बिफोर डेसिमल नॉन जीरो डिजिट है। और यहाँ पे डेसिमल और जीरो के बाद ही नॉन जीरो शुरू हो रहा है, तो ये अलग है, ये अलग है। ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है, द नंबर ऑफ significant digits या significant figures does not depend on the system of units।
अगर मैं कहता हूँ कोई नंबर है 18.3 सेंटीमीटर, अब मैं इसको मीटर में चेंज कर दूं तो ये हो गया 0.183 इतने मीटर, और मैं इसको और चेंज कर दूं किलोमीटर में, सब में इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट थे, मुझे ये नंबर गिवन था। अगर मैं इसको मीटर में चेंज कर दूं या किलोमीटर में चेंज कर दूं तो भी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे सेम ही रहते हैं। तो यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट चेंज करने से नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में कोई चेंज नहीं होगा। जितने इनिशियल नंबर में जितने गिवन होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट डिजिट लेने हैं। तो सब में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे या फिगर्स होंगी। इनमें हम रूल नहीं देखते सर फिर? नहीं, जो पहले गिवन है यूनिट चेंज करने की वजह से अगर हमें लगता है सिग्निफिकेंट डिजिट बढ़ रहे हैं तो ऐसा नहीं करेंगे। जो इनिशियल नंबर गिवन होगा उतने सिग्निफिकेंट डिजिट ले लेंगे। ठीक है, ओके सर। ये हमने सिग्निफिकेंट डिजिट के बारे में ये रूल्स देखे। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी तो बताओ। अब मैं अगले टॉपिक पे जाऊंगा जो कि है, पहले वेक्टर्स करेंगे हम, थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, और बाद में वेक्टर्स के बाद में फिर एरर्स में आएंगे। ओके सर। यहाँ तक एक बार देखो सब लोग, नोट कर लो। कर लिया सर नोट। ओके, हमारे पास दो तरह की क्वांटिटीज होती है, एक स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं क्वांटिटी बोलूंगा, आपको बताना है वो स्केलर है या वेक्टर है। मास स्केलर है वेक्टर है? सर इसका सर स्केलर। स्केलर। यस सर, मास स्केलर है। डिस्टेंस स्केलर है या स्केलर है सर। वेक्टर है? स्केलर। सर स्केलर। डिस्प्लेसमेंट? सर वेक्टर। सर वेक्टर है। वेलोसिटी? सर वेक्टर। वेक्टर। मोमेंटम? सर वेक्टर। काइनेटिक एनर्जी? पता नहीं सर। वेक्टर। वेक्टर। सर वेक्टर। हाफ एम वी स्क्वायर है, तो वी वेलोसिटी क्या है उसमें? वेक्टर। वेक्टर है। सर वेक्टर। सर स्केलर में लिख दिया आपने। हाँ, काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, वेक्टर नहीं है। यस सर। यस सर। तो इसका मतलब ये हुआ, फॉर्मूला देख के नहीं पता चलेगा। हाफ एम वी स्क्वायर में मास इंटू वेलोसिटी, यहाँ पे था मोमेंटम में मास इंटू वेलोसिटी, और यहाँ काइनेटिक एनर्जी में है
हाफ mv²। हाफ एम वी स्क्वायर। मास यहाँ भी है, वेलोसिटी यहाँ भी है, मास और वेलोसिटी यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर ये स्केलर हो गया, यहाँ पर ये मोमेंटम हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, इसे देख के मालूम नहीं चलेगा हमें कि ये वेक्टर है या स्केलर है, बल्कि हमें पता होना चाहिए कि एनर्जी में कोई डायरेक्शन नहीं होती, इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी सर स्केलर ही होगी, एनर्जी में सर तो स्केलर डायरेक्शन होगी सर। कोई भी एनर्जी हो, सब स्केलर होंगे, ठीक है। यस सर। तो सर पता कैसे चलता है कि स्केलर है या वेक्टर है क्वांटिटी? अभी आ रहा हूँ उसी के ऊपर। फोर्स स्केलर है वेक्टर सर। है? सर वेक्टर है सर। वेक्टर सर, फोर्स वेक्टर है। डायरेक्शन में तो लगता है फोर्स। फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? सर वेक्टर होगा सर एक्सीलरेशन, सर क्योंकि वेक्टर है। वेलोसिटी से होता है शायद। नहीं, सर करंट करंट क्या है? सर स्केलर स्केलर। करंट में सर डायरेक्शन, वेक्टर। डायरेक्शन है या नहीं करंट में? सर बट सर वो फिर भी स्केलर है। स्केलर ही है। हाँ, करंट स्केलर है, जबकि उसमें डायरेक्शन है लेकिन तब भी स्केलर है। प्रेशर, यस सर, प्रेशर कैसा है? प्रेशर वेक्टर होगा सर शायद। फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स वेक्टर है यस। हमारा, यस सर, तो प्रेशर कैसा होना चाहिए? वेक्टर ही होगा, स्केलर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्मूले को देख के हमें नहीं पता चलता। और वेक्टर की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी पहले, द क्वांटिटीज मैग्नीट्यूड विच भी हो हैव और डायरेक्शन भी हो। मैग्नीट्यूड which have magnitude एंड डायरेक्शन, इससे भी नहीं पता चल रहा। क्यों? करंट में डायरेक्शन है, प्रेशर में भी डायरेक्शन है, तो इसके साथ एक रूल और आना चाहिए। वो रूल क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, एंड दे फॉलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो जो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी फॉलो करें, वो ही क्वांटिटीज वेक्टर है। ये करंट और ये प्रेशर, ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करते, इसलिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, अब वो स्टडी करते हैं। उसमें भी दो तरह के लॉ हैं, तो मैं ले रहा हूँ पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये कोई क्वांटिटी है, तो इसकी जो लेंथ है वो तो मैग्नीट्यूड बता रहा है, और ये एरो इसकी डायरेक्शन बता रही है। इसको हम ऐसे लिखते हैं, अगर ये वेक्टर ए है, ए के ऊपर ये एरो लगा देते हैं, मतलब ये वेक्टर ए हो गया। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसकी लेंथ मैग्नीट्यूड बता रही है और डायरेक्शन ये एरो बता रहा है, ऊपर की तरफ लग रही है। मान लें एक फोर्स ये लग रही है राइट में और एक फोर्स ऊपर लग रही है, तो ये फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमारे पास ये दो वेक्टर हैं, अगर हमें इन्हें ऐड करना है तो इन दोनों को जो ऐड करके हमें ट्रायंगल फॉर्म करना है, तो ये टेल कहलाती है, ये हेड कहलाता है। ये हेड, ये टेल।
एरो का हेड हुआ ये, और ये एरो की टेल हुई। तो अगर ये हेड और इसकी टेल ज्वाइन कर दें, ये ए के बराबर जितना था उतना ही ड्रॉ करेंगे, और ऐसी बी की जितनी लेंथ गिवन है उतनी लेंगे, इसकी टेल और इसका हेड ऐसे ज्वाइन कर दें और इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर दें, और जहां पे फाइनल हेड आया है वहां हेड लगा दें, जहां से स्टार्ट किया है वहां टेल लगा दें। तो ये जो वेक्टर आया ये इन दोनों वेक्टर का एडिशन कहलाता है, ए बी, ये इनका एडिशन वेक्टर कहलाता है। इसे हम ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन कहते हैं। जो क्वांटिटी ये रूल फॉलो करेंगी वो सब वेक्टर होंगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम दो फोर्स एक इधर राइट में लगाते हैं एक ऊपर लगाते हैं, तो इनका सम करने से, खाली इन दोनों का सम करने से ये क्वांटिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये तो जो नेट डायरेक्शन है ये तो इंक्लाइंड आ रही है हॉरिजॉन्टल से, बल्कि नेट फोर्स इस डायरेक्शन में और इसकी लेंथ के बराबर आएगी, जो कि इन दोनों की लेंथ के सम के बराबर नहीं है ट्राइंगल में। ये तो पाइथागोरस से निकालेंगे अगर यहाँ पे हमने 90 डिग्री लिया है तो। इसको हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। तो हम ऐसे ट्राइंगल कंप्लीट कर देंगे। जो थर्ड साइड आएगी वो इन दोनों का रिजल्टेंट कहलाती है, रिजल्टेंट। तो हम उसे आर से डिनोट करते हैं, आर यानी रिजल्टेंट वेक्टर ए प्लस बी। तो इसी तरह से और एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल टू। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास वेक्टर ए है और ये हमारे पास वेक्टर बी है। हमें ए प्लस बी वेक्टर करना है। पहले ये वेक्टर ए बनाया और इसके साथ ये ऐसा जितनी भी लेंथ बी गिवन होगी वो बी की लेंथ लेंगे और इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर देंगे। तो ये आया हमारा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो दो साइड ट्राइंगल के लिए थर्ड साइड जो ट्राइंगल की होगी, इसीलिए इसका नाम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है। उसे हम दोनों वेक्टर का सम कहते हैं। सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी गिवन है। सेम रूल से जिस डायरेक्शन में जितना लेंथ गिवन है उसे हम ले लेंगे वेक्टर ए। यहाँ से ये टेल से स्टार्ट करेंगे इसके पैरेलल, थर्ड साइड को ज्वाइन करके ट्राइंगल कंप्लीट कर देंगे। जहाँ पे फाइनल एरो है वहाँ एरो लगा देंगे। तो ये वाला जो वेक्टर आया यहाँ से लेके यहाँ तक, ये हमारा ए और बी का समेशन होता है, ए और बी का सम है ये वेक्टर। इसे हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहते हैं। तो जो भी क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और जो इस लॉ को फॉलो करती हैं वो क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं। ये लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। सर आ गया, समझ में आ गया। गुड। अब देखें जरा, इसका एक एनालिटिकल लॉ भी होता है, यानी फॉर्मूला भी होता है। ये तो हमने सम किया है, ज्योमेट्रिकली सम हुआ। इसको एक्चुअल में हम कैसे सम करें जिससे हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए, उसे हम एनालिटिकल मेथड कहते हैं।
इसके लिए हम ये मैंने एक वेक्टर लिया, इसमें दूसरा वेक्टर ये ऐड किया, इसको ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ये रिजल्टेंट वेक्टर आर है। ये मैंने एक्सटेंड की लाइन और यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। पॉइंट के नाम लिख रहा हूं मैं, ये ए बी सी, मान लो इसे वेक्टर पी बोल देता हूं मैं, इस वाले को वेक्टर क्यू बोल देता हूं। और ये वाला जो एंगल होता है, इस एरो को आगे बढ़ा दिया और ये भी एक एरो है, इनके बीच का जो ये एंगल होता है एक्सटीरियर एंगल, ये दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है। तो अब मुझे एक तो ये लेंथ निकालनी है ज्योमेट्रिकली, वो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा, ये जो ए सी लेंथ होगी। और ये ए सी लेंथ ये ए बी के साथ जो एंगल बना रही है, ये वाला एंगल फाई, ये डायरेक्शन होगी। तो मुझे फाई निकालना है और ए सी निकालना है। इसके लिए मैंने क्या किया, सी से यहाँ ए बी को एक्सटेंड करके सी से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब अगर मैं बी डी को देखूं, ये जो बी डी है, बी डी सी, इसमें डी ये 90 डिग्री है, इन ट्राइंगल बी डी सी में जो एंगल डी है वो हमारा 90 डिग्री है, ये डी वाला एंगल। इसलिए अगर मैं इसके लिए कॉस थीटा लिखता हूँ, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये जो लेंथ है ये क्यू के बराबर ले लेते हैं, यानी एरो हटा दें तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा क्यू। यहाँ से एरो हटा दें, इसकी लेंथ हम खाली पी लिखेंगे, पी पी वेक्टर की। तो कॉस थीटा बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी डी अपॉन बी सी। और ये जो बी डी है ये हमें फाइंड करना है, और बी सी हमारा क्यू है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ बी डी हमारा कितना हो गया, क्यू कॉस थीटा। इसी तरह मुझे सी डी निकालने के लिए मैं साइन यूज करूंगा, साइन थीटा राइट ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सी डी अपॉन बी सी। और जो बी सी है वो मेरा क्यू है, इसलिए सी डी हो गई मेरे पास क्यू साइन थीटा। ये क्यू लेंथ है और ये एंगल थीटा है। और अब मेरे पास रूल आ गया, थीटा के सामने वाली जो भी साइड होगी राइट ट्राइंगल में आगे से हमेशा, वो ये आती है, इसको याद कर लेना है। तो ये क्यू साइन थीटा आएगी थीटा के सामने, और जो थीटा के साथ वाली साइड आती है वो है क्यू कॉस थीटा। तो ये क्यू के कंपोनेंट भी कहलाते हैं, ये क्यू कॉस थीटा क्यू साइन थीटा कंपोनेंट भी कहलाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं लेंथ लिखूं तो इसकी लेंथ है पी, और यहाँ पे ये लेंथ आ गई क्यू कॉस थीटा, और यहाँ पे ये वाली लेंथ आ गई क्यू। तो पहले यहाँ तक देखें, यहाँ तक आया समझ में हमें? नो सर। कहाँ डिफिकल्टी है बताओ? सर ये साइन थीटा और कोस थीटा में डिफिकल्टी है सर, कैसे मतलब यहाँ पे थीटा कैसे रख के, ये बता दो सर एक बार। ये जो थीटा है तो गिवन है, ये पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, पी को एक्सटेंड कर लिया, दोनों के टेल यहाँ मिलेंगे, क्यू वेक्टर ऐसे आ रहा है और पी वेक्टर ये इधर जा रहा है। तो ये इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है यहाँ टेल पर, एक्सटीरियर एंगल, वो इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाता है।
यानी पी और क्यू इस एंगल पे वर्क कर रहे हैं। और cos थीटा तो हमने 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, उससे हमने यूज कर लिया है। ये cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो पढ़ा है हमने। यस सर, ये सब तो आता सर, ये तो हो गया। हाँ, और ऐसे ही साइन थीटा से अब याद कर लेंगे कि अगर हाइपोटेन्यूज कोई भी हो, थीटा के सामने वाली जो साइड होगी वो साइन थीटा मल्टीप्लाई करने से आ जाती है, और ये वाली साइड cos थीटा को मल्टीप्लाई करने से आ जाती है। तो अब मैं आर निकालने के लिए, इसकी लेंथ आर है, ए सी लेंथ, तो एसी को निकालने के लिए मैं ए डी सी इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देता हूँ। और ये जो मैं मेथड है इसका, ये प्रूफ है, ये आपके सिलेबस में भी है, ये इसका डेरिवेशन है एनालिटिकल मेथड का, तो उसको याद भी रखना। भाई पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम है, इसका स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। यानी मैं लिख सकता हूँ ए सी का स्क्वायर बराबर है ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। और अब मैं इसको ए सी जो है वो है मेरा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, इसकी वैल्यू रख देता हूँ मैं। ए सी है मेरा आर, आर स्क्वायर बराबर ए डी है मेरा पी प्लस पी, और ये क्यू कॉस थीटा इनका सम, ये ए डी है। और जो वर्टिकल साइड है वो मेरी क्यू साइन थीटा है। तो पहले यहाँ तक बताएंगे, मुझे यहाँ तक आया समझ में सबको? यस सर। इससे हमारा फॉर्मूला आने वाला है, अब तो अब इसको बस एक्सपेंड करना है। सर यस। सर जो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर है, तो आपने नीचे में जो ए डी स्क्वायर की वैल्यू है पी प्लस क्यू कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा दोबारा। अच्छा, ये दो बार लिख दिया। अच्छा, वो गलत है। हाँ, कॉस कॉस ओके। थीटा है वो बाई चांस दो बार लिखा गया। क्यू कॉस थीटा ब्रैकेट स्क्वायर, ऐसा है वो। ये हो गया पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इसका स्क्वायर कर देंगे, और इसमें इन दो टर्म में से क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। और ये कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, पढ़ा है हमने। सर
यहाँ से आर की वैल्यू में ये लिख सकता हूँ। ये मेरा मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आ गया। यानी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड पी और क्यू गिवन होगा, उनके बीच में एंगल थीटा होगा। ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये इनके बीच का एंगल कहलाता है। तो इससे मैं ये मैग्नीट्यूड निकालूंगा और डायरेक्शन के लिए यहाँ पे देखें, मुझे फाई एंगल निकालना है। पी से रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, फाई। तो इसके लिए टेन फाई निकालूंगा मैं। टेन फाई है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये तो हमारा मैग्नीट्यूड आ गया है। और डायरेक्शन के लिए फाई एंगल निकालना है। तो टेन फाई इज सी डी अपॉन ए सी। सी डी है मेरा क्यू साइन थीटा, और जो बेस है वो है मेरा पी प्लस क्यू कॉस थीटा। पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो ये मेरा एक जनरल फॉर्मूला आ गया। इससे मैं एंगल फाई निकालूंगा और इससे मैं रिजल्टेंट आर निकालूंगा। एक बार देखो आप लोग, कोई डिफिकल्टी यहाँ तक? नो सर। यहाँ तक सबको क्लियर है? यस सर। आप लोगों ने ये पहले कर रखा है वेक्टर? नो सर। यस सर। हाँ, कुछ सर एक लोगों बार ने सर कर। सर स्क्रीन ऊपर कर देना सर। हम्म। सर स्क्रीन ऊपर कर देना एक बार थोड़ी सी। ऊपर या नीचे कर देना? हाँ मतलब वही वेक्टर से कर दो सर एक बार। यहाँ से यस सर। पहले ये देख लो, फिर ऊपर कर दूंगा इसे। ऊपर तो हो रखा सर, यहीं से देखना था। हो गया सर। आप समझ में आ गया? अब नीचे कर दूं? यस सर। तो मैं मान रहा हूँ किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं है। यहाँ तक आगे बढ़ूं? यस सर। ये फॉर्मूला यूज करने में कहीं कहीं हमें ऐसा होगा, आपने साइन या कॉस की टेबल तो याद होगी, 0 से लेकर 90 तक जो एंगल्स थे उनकी वैल्यू तो याद है सबको। यस सर। और 90 यस से सर जो याद है। 90 से 180 के बीच में जो वैल्यूज होती हैं वो भी निकाल लेंगे हम। यस सर। यस सर। जैसे कि साइन 180 माइनस थीटा, जो 90 से बड़ी वैल्यूज है उसके लिए मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ। 90 से 180 के बीच में साइन थीटा। 180 माइनस थीटा को साइन थीटा लेंगे। यस सर। और इसी तरह कॉस 180 माइनस थीटा को माइनस कॉस थीटा। माइनस कॉस थीटा। हाँ, तो सबने ये ट्रिग्नोमेट्री सबने पढ़ लिया, ये 11th वाली यस सर। क्लास? बाकी लोग बोलो, सबने कर लिया है? नो सर। नो नो सर। कर लिया। कुछ लोग नो भी बोल रहे हैं, तो उनके लिए देखते हैं जरा। अगर मुझे साइन 120 निकालना है तो कैसे निकालना? तो इसको मैं 180 माइनस के टर्म्स में चेंज कर दूंगा। तो 120 को मैं लिख सकता हूँ 180 में से 120 माइनस कर दिया तो आ गया 60 डिग्री। और 180 में से फिर 60 माइनस कर दूं तो आ जाएगा 120 डिग्री। तो साइन 120 को मैं लिख सकता हूँ साइन
180 माइनस 60, और जब ये साइन 180 माइनस थीटा इस फॉर्म में आ गया तो ये फॉर्मूला है साइन थीटा, तो ये साइन ऑफ 60 के बराबर आ गया। साइन ऑफ 60 यानी √3/2। यस सर। तो ऐसे हम साइन 120 फाइंड कर लेंगे। 90 से बड़े एंगल जो 180 के बीच में हो वो इस रूल से फाइंड करेंगे। इसी तरह से अगर cos 120 निकालना हो तो cos 180 माइनस 120, सॉरी 60। ये आ जाएगा माइनस cos 60 माइनस 1/2। 1/2। सर यस, सर ये 120 आपने क्यों लिया था? ये अभी आगे कुछ क्वेश्चन में 90 से बड़े एंगल आएंगे तो वो हमें पहले पता होनी चाहिए, इनको यूज आएगा इसमें। बीच में हम देखेंगे ना, यहाँ थीटा कभी 120 150 ऐसे दिया होगा, अच्छा इसलिए पहले ही हम कैलकुलेट कर लें, नहीं तो फॉर्मूला यूज नहीं कर पाएंगे हम। तो 0 से 90 तक तो आते हैं, उससे बड़े एंगल भी आने चाहिए। ठीक है, यस सर। अब मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सपोज ये एक आयरन नेल है और यहाँ पे हमने ये दो फोर्स लगा रखी है, दो रस्सियां हैं, ये दोनों पे 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है और इसके बीच में 60 डिग्री एंगल है। 20 न्यूटन फोर्स से ये रस्सी इधर खींच रही है राइट में, और ये 20 न्यूटन से एक रस्सी यहाँ से 60 डिग्री एंगल बना के इसको पुल कर रही है। तो अब ये फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी ना होती तो हम सीधे 20 + 20 बोल देते, 40 न्यूटन नेट फोर्स लग रही है, 40 न्यूटन। यस सर। लेकिन यहाँ पे 40 न्यूटन नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए ये दोनों वेक्टर्स हैं, तो इसको हम वेक्टर के फॉर्मूले से करेंगे हम, तब सही रिजल्ट आएगा हमारे पास ये जो रिजल्टेंट है। तो हमारे केस में पी और क्यू, पी की वैल्यू 20 न्यूटन है, क्यू की वैल्यू भी 20 न्यूटन है। हमें आर निकालना है। हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है और उसकी डायरेक्शन निकालनी है। हमारे पास ये फॉर्मूला आ चुका है ऑलरेडी। इस फॉर्मूले में हम ये जो वैल्यूज है हमारी ये रखेंगे, और थीटा यहाँ पे हमारा 60 डिग्री है। या तो टेल टेल के बीच में ये वेक्टर की तरह है, तो टेल टेल के बीच में जो एंगल होता है वो लेंगे, या अगर ट्राइंगल दिया होगा तो एक्सटीरियर एंगल लेते हैं, वो एंगल होता है बिटवीन वेक्टर्स, थीटा की वैल्यू। ये है मेरे पास 20² + 20² + 2 × 20 × 20, ये है मेरे पास cos 60। अभी मैं इसको ऐसे रख रहा हूँ, और ये 2, ये 20² और cos 60 मेरा 1/2, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, ये भी 20² आ गया। तो मैं इन तीनों का सम लिख सकता हूँ, 20² × 3, और जब अंडर रूट लूंगा तो मेरा आंसर तुरंत आ गया, 20√3
न्यूटन, क्योंकि ये हमने न्यूटन में लिए थे वेक्टर्स, तो इसका मैग्नीट्यूड भी न्यूटन में आएगा। तो ऐसे हम रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। क्या है समझ में हमें? यस सर। यस सर। अभी हमें डायरेक्शन और निकालनी है। तो हमारा पेन बेचारा फिर अटक गया है। तो डायरेक्शन के लिए tan phi यूज कर, और tan phi था हमारा ये याद रखना है कि जो फाई एंगल है ये पी के साथ है। फाई एंगल विद पी, यहाँ पे जो भी पी की वैल्यू रखेंगे उसके साथ ये एंगल होता है। तो यहाँ पे क्यू भी हमारा सेम है बाई चांस, और ये है साइन 60 डिग्री। पी हमारा 20, क्यू भी हमारा 20 है। तो 20 यहाँ से कॉमन लेके मैंने कैंसिल आउट कर दिया। ये मैं लिख सकता हूँ √3/2, यहाँ 1 आ जाएगा, प्लस 20 यहाँ से चला गया, कॉमन लेके ऊपर से कैंसिल कर दिया है, cos 61/2। और इसको मैं लिख दूंगा 3/2। ये बाहर बाहर वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंदर अंदर वाले मल्टीप्लाई कर देते हैं। और अगर tan phi 1/√3 है तो फाई आ गया मेरा 30 डिग्री टेबल से, tan 30 1/√3 होता है। तो मेरा P और Q ये दो फोर्स ऐसे थे। तो ये जो रिजल्टेंट है वो 60 का हाफ है, ये 30 डिग्री बिल्कुल इनके बीच से पास हो रहा है ये, जिसकी वैल्यू अभी 20√3 निकाली थी। और ये एंगल P के साथ 30 डिग्री है, Q के साथ भी ये 30 डिग्री आ रहा है। तो ऐसे मेरी ये डायरेक्शन आ गई। और याद रखेंगे जब भी दो वेक्टर सेम होंगे तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके एंगल बाइसेक्टर से पास होता है, एंगल बाइसेक्टर से, ये रूल है। यहाँ रूल भी लिख दे रहा हूँ। यहाँ तक आया समझ में सबको? सर वो जो ऊपर √3/3 था वो आपने 1/√3 कैसे लिखा? तो रैशनलाइज कर देना। सर एक बार जो रैशनलाइज आपने तो वैल्यू तब होता है ना जब √3 अपॉन में हो। सर जो आपने वैल्यू डाली है वहां से दोबारा समझा दो। अभी समझा रहा हूँ। If two vectors are equal in magnitude, then ये रूल बहुत काम का है, आगे बहुत यूजफुल है। Then the resultant will always pass through their angle bisector, ये रूल याद रखना है। एक तो ये रूल इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। और ऐसा पेन इतना, बोलो कहाँ डिफिकल्टी आ रही थी? यहाँ पर? यस सर, जहाँ से आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है। यहाँ पर? ओके।
तो ये 20, इसमें से 20 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस 60 आएगा यहाँ। अगर इनमें से 20 कॉमन ले लूँ तो 1 प्लस कॉस 60 आएगा क्या? यस सर, आ जाएगा। तो ये 20 इस 20 के साथ कैंसिल हो गया। साइन 60 की वैल्यू तो ये होती है, यस सर। और 1 प्लस कॉस 60 ये रख दिया। ओके सर, हो गया कंफ्यूजन दूर। हाँ, और एक ये स्टूडेंट अभी बता रहे थे √3/3 1/√3 कैसे हो गया, ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे अभी 11th में। यस यस सर, अभी भी पूछ रहे हो। सर, वो रैशनलाइज तो तभी होता है ना जब √3 में, लेकिन 3 है अपॉन में तो। रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं यहाँ पर। 3 को मैं √3 × √3 लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर, अच्छा ठीक है, समझ आ गया। हमने ये इसलिए किया जिससे ये टेबल वाला नंबर आ जाए। √3/3 लिखा होता तो हमें ये समझ में नहीं आता ये 1/√3 है एकदम से। और ये हमें याद आ गया कि ये टेबल में 1/√3 किसके लिए था, 30 डिग्री के लिए। ओके सर, आगे समझ। ऐसा में थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। तो ऐसे हम मैग्नीट्यूड एंड रिजल्टेंट फाइंड कर लेंगे। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग करेंगे। ये 30 न्यूटन है, ये कील है, और इसके ऊपर ये एक और 30 न्यूटन लग रहा है। एंगल फिर 60 डिग्री ले रहा हूँ मैं। रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना अभी। यस सर। सर आंसर आ गया। सर वो तो निकल गया मैग्नीट्यूड 30/30√3 आ रहा है। 30√3। हाँ, सर 30√3 न्यूटन। हाँ, तो जो रिजल्टेंट आया वो हमने फॉर्मूला यूज कर दिया।
इसमें 330 हमारा, 230 है और थीटा हमारा 60 है। जिसका वैल्यू रखते हैं तो आर हमारा कितना जाएगा, 30√3 न्यूटन। आ गया ये सबका क्लास में? यस Yes, सर। sir. और इसी तरह डायरेक्शन भी निकाल ली हमने। थर्टी कैंसिल हो गया, तो मैं लिख देता हूँ 1 + 1/2। और ये आया 3/2। तो फाइव मेरा इसी तरह आ गया 30 डिग्री। आप सबका ये आ रहा है आंसर? Yes, sir. यस सर, यही आ रहा है सर। आपने पहले रूल बताया था ना, उसी के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो 30 डिग्री। रूल तो याद रखना है, लेकिन फॉर्मूले से भी आना चाहिए हमारा। रूल से तो हम आंसर चेक कर लेंगे अपना, है ना? फॉर्मूले से भी निकाल लिया। हाँ, पर हमें पता तो होना चाहिए कैसे निकालना है, क्योंकि अगर एंगल ये वैल्यू अलग अलग हो गई तो फिर तो हमें दिक्कत होने लगेगी ना। यस सर। अब फिर से दो वेक्टर और दे रहा हूँ। वेक्टर थर्टी न्यूटन है और क्यू 40 न्यूटन है। और थीटा उनके बीच में 90 डिग्री है। तो रिजल्टेंट यानी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों फाइंड करने हैं। आप लोग ट्राई कर रहे हैं पहले।
सर आ गया आंसर। सर रिजल्टेंट 50 आ रहा है। हाँ, और डायरेक्शन भी आ गई। सर वो तो 4/3 आ रही है। सर tan इनवर्स, tan इनवर्स। सर tan इनवर्स हो जाएगी। जो रिजल्टेंट है हमारा वो आ गया पी स्क्वायर थर्टी स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर 30 40 cos 90। cos 90 इज जीरो, इसलिए ये टर्म तो जीरो हो गई। ये तो मेरा मैग्नीट्यूड आ गया। अब डायरेक्शन के लिए 10 π q पहले मैं ये लगा रहा हूँ, पर इस बिना इस फॉर्मूले के भी आ जाएगा वैसे। ये मेरा 40 और ये 90। cos 90 जीरो हो गया और sin 90 1 है। ये 4 था मेरा, ये मेरा ऐसे 4/3 आ रहा है। तो ये अगर पाइथागोरस से देखें tan थीटा 4 3 और ये 5 आएगा, और ये जो एंगल होता है 4 के सामने वाला 53 डिग्री, याद ही रखना है। और 3 के सामने वाला एंगल ये आगे भी हम यूज करेंगे 37 डिग्री। तो 3 4 5 के ट्राइंगल में 4 के सामने वाला एंगल 53 डिग्री है, इसलिए ये जो 5 एंगल आ रहा है हमारा 4/3 ये 53 डिग्री आ रहा है पी के साथ। पी हमारा 30 न्यूटन। तो हमारे वेक्टर ऐसे थे, 30 न्यूटन, ये 40 न्यूटन 90 डिग्री पर, और इनका रिजल्टेंट कैसा आ रहा है 50 न्यूटन, और ये एंगल 53 डिग्री। सबका ये आंसर आया, किसी को डिफिकल्टी यहाँ तक? सर ये 550 नो डिग्री सर। निकाला आपने जो एंगल ये है, ये कह रहे हैं 53 डिग्री एंगल कैसे निकाला? ये मुझे मालूम है, याद रखना है ये, ठीक है। 3 4 5 क्योंकि ये वाला ट्राइंगल अभी हमारे फिजिक्स में बार बार आएगा ये। तो 3 4 5 जब रेशो होता है ना साइड्स का, तो 4 के सामने 53 और 3 के सामने 37, ये याद रखना है हमेशा। ओके इसको सर। हम स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह यूज करते हैं। ये पता होना चाहिए, ऐसे निकाल नहीं सकते। ये मुझे पता है, इसलिए निकाला रखा है मैंने। पर हम इसको स्टैंडर्ड मानते हैं कंपटीशन में, तो इसलिए इसको याद ही रखना है आपको, ठीक है।
सर जो बाकी क्वेश्चन होंगे उनमें तो tan इनवर्स करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यू है हाँ, तो नहीं। जिसकी जिसकी वैल्यू नहीं मालूम है हमें, तो फाइव बराबर टेन इनवर्स, जैसे अगर ये नहीं मालूम होता तो पहले हम ऐसा लिख देते। टेन इनवर्स 4/3। अब अगर हमें इसकी वैल्यू मालूम है तो लिख दी, नहीं मालूम है तो ऐसा लिख के छोड़ देंगे हम। ओके ठीक सर। है। अब इस क्वेश्चन में देखें जरा, डायरेक्शन हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। कैसे? क्योंकि यहाँ पे स्पेशल केस दे रखा है 90 डिग्री पर। ये था हमारा 30 न्यूटन, और ये जो है ये 90 एग्जैक्टली 90 दे रखा है। तो यहाँ से टेन फाइव हमारा डायरेक्ट ही टेन फाइव आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसलिए ये आ जाता 4/3, तो डायरेक्ट एंगल आ जाता है ये। यहाँ तक क्लियर है सबको? एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ। अगेन टू वेक्टर्स गिवन है जिनके मैग्नीट्यूड ये है। सपोज 40 यूनिट, ये क्यू भी है 40 यूनिट, और इनके बीच का एंगल थीटा है 120 डिग्री। अब इनका रिजल्टेंट फाइंड करना है। ट्राई करो जरा। सर जी रिजल्टेंट के अंदर तो माइनस नेगेटिव टर्म आएगी, आने दो। तो ये 40√-3 आ रहा है। सर मेरा 40 आ रहा है रिजल्टेंट। सर 40 आ रहा मेरा भी। और डायरेक्शन? डायरेक्शन 60 आ रही है, वो 1 आ रही है सर क्या 1? डायरेक्शन। सर डायरेक्शन 60 आ रही है। हाँ सर मेरी भी 60। सर हाँ सर रिजल्टेंट 60। 40 न्यूटन और डायरेक्शन 60 डिग्री। न्यूटन नहीं दिया मैंने इस बार, 40 दिया। सॉरी सर। और जो पाई है वो ये इक्वल है ना, तो इनके एंगल बाइसेक्टर से पास होगा, तो एंगल तो 60 इसलिए आना ही चाहिए। और ये दोनों इक्वल वेक्टर थे, तो रिजल्टेंट भी सेम आया। हमेशा ऐसा होगा, अगर दो वेक्टर इक्वल है और उनके बीच का एंगल 120 है, तो हमेशा रिजल्टेंट इन दोनों के इक्वल ही आएगा, ऑलवेज। तो जिसका नहीं आ रहा वो कैलकुलेशन चेक करेंगे। ठीक है। पी सर स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 120, कॉस 120 -1/2, तो इससे रिजल्टेंट आ जाएगा। फोर्टी स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर प्लस 40 × 40, और cos 120 को मैं लिख दूंगा -1/2। तो ये 2 से 2, ये -40 स्क्वायर, एक 40 स्क्वायर कैंसिल हो गया।
इसलिए 40 आंसर आ गया। और tan phi से एंगल फाइंड कर लेंगे। यहाँ तक सबके आंसर आ गए आज। यस सर। हाँ, तो मैं आज की क्लास में ही वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। ओके सर। बाकी कोई डिफिकल्टी होगी तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ओके सर। तो गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय। Goodbye.